हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और पेपर बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। आज का ये वीडियो आपको हिंदी में 20 में 20 नंबर पक्का करा देगा, मतलब 20 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर करा देगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों को आपके पूरे बुक में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, सारा एक ही वीडियो में कराऊंगा। मतलब आपके जो क्लास 10 हिंदी है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है ना, उसमें 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। पहला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भाई, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है कावल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जय प्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा रचना जो है उसके लेखक हैं। रस मीमांसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक रचना और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि। ठीक है, हो सकता है अभी ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, या फिर आप जान जाओ कि चिंतामणि भी इनकी रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल जो है, कंकाल, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंकाल के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो कंकाल ये रचना है ना, उसके राइटर हैं। ठीक है, कंकाल के जो राइटर हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? शुक्ल युग के डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या धर्मवीर भारती। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख हमारे इतिहासकार हैं वो कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो शुक्ल युग पूछा है, ध्यान रखना। शुक्ल युग के हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय हमारे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है, शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस युग की रचना है? गोदान, गोदान हमारा किस युग की रचना है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल युग। तो अगर हम बात करें गोदान की, तो गोदान जो हमारा है वो शुक्ल युग की रचना है। किस युग की? शुक्ल युग की रचना है हमारा गोदान। ठीक है, गोदान हमारा शुक्ल युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राय कृष्ण दास जो है निम्नलिखित में से कौन थे? राय कृष्ण दास कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, या फिर गद्य गीतकार थे, कवि थे? तो सभी को पता है कि राय कृष्ण दास आपके जो थे वो गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राय कृष्ण दास कौन थे? तो वो हमारे गद्य गीतकार थे। ठीक है, तो आपका 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 में 5 आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय जो हमारे गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो रचित हमारा आत्मकथा है वो कौन सा है? मेरी प्रिय जीवन प्रवाह, या फिर मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या नई पौध। तो बाबू गुलाब राय द्वारा जो रचित हमारा आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन है? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखा गया है, उनकी आत्मकथा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कलावधि है, जो हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग की समय सीमा या कला अवधि कब से कब तक है? 1850 से 1900 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1900 से 1938 तक, घा है 1938 से 1947 तक। ठीक है, तो शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है? ऑप्शंस आपके चारों हैं।
तो ये याद रखना कि हमारा जो 1919 से 1938 तक है वो शुक्ल युग की कालावधि है। किस युग की? शुक्ल युग की कालावधि है। कब से? 1919 से 1938 तक हमारा शुक्ल युग की समय सीमा है। इनके बीच जो था वो शुक्ल युग था। ठीक है, बहुत छोटा सा था बट बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। इन चारों में से जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है वो कौन सा है? ठीक है, रेती के फूल, छड़दा, हंस या कदम्बनी। तो महादेवी वर्मा जी का बताना है। महादेवी वर्मा जी का जो है वो छड़दा है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जो है वो इन चारों में से वो छड़दा जो है वो महादेवी वर्मा का निबंध है। ठीक है, कौन सा है? छड़दा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंद्र युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे किस युग के लेखक हैं? तो वो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पीछे ही जुड़ा हुआ है शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल का मतलब शुक्ल युग। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। एक एक क्वेश्चंस को समझना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है मेरे स्टूडेंट। ठीक है, दिखा देना है पावर ऑफ सरवन लेक्चरर और फिर आप लोगों को खूब मेहनत करना है। अब आपके पास समय नहीं है, अब का मेहनत ही रंग लाएगी आप लोगों को। ठीक है, देखो मैंने कहा था हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए चिंतामणि। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा ही। चिंतामणि की जो रचयिता है वो कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमघन। तो चिंतामणि जो रचना है उसके जो हमारे रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चिंतामणि की जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो भैया पंच परमेश्वर के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग ध्यान से समझो, बस आपके पास अभी बहुत समय है। आप हिंदी की तैयारी तो अच्छे से कर ही सकते हो बहुत कम समय में, और भी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी ही पढ़ो। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो सभी को पता है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो हंस पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, उसके लेखक कौन है? ठीक है, प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या हमारा वृंदालाल वर्मा। तो भैया उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? सॉरी भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, ये हमारा भगवती चरण वर्मा है। भगवत शरण उपाध्याय ने भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, ये हमारा भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय, कलम का सिपाही। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय या दिनकर। तो भैया सभी को पता है लहरों के राजहंस में 2 नाम है, मोहन राकेश में भी 2 नाम है। तो इसलिए हमारा मोहन राकेश हो जाएगा लहरों के राजहंस के राइटर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? अर्धनारीश्वर के राइटर हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो अर्धनारीश्वर के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो आपके पास ऑप्शन है मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लूलाल या सदल मिश्र या फिर हमारा ईसा अल्लाह खान। तो पाचांग
पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं पाचांग दर्शन के रचनाकार। तो 17 में 17 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से समझाया है और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है? फूटा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी की द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो ठूठा आम है, भगवत शरण उपाध्याय का ही तो निबंध है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं माइंड खोल के, दिमाग खोल के समझ लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लापरवाही मत करो। अब आपके पास समय नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। अपने सपनों के लिए नहीं तो अपने माता पिता के सपनों के लिए तो मेहनत कर दो यार। है? धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो भैया अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती हैं अनंत आकाश के रचनाकार। ओके, समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फरीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रेणु जी हैं, फरीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं मैला आंचल के रचनाकार। अगला 21 नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो हमारा है वो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा या निबंध विधा? तो त्यागपत्र हमारा किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की हमारी रचना है भैया त्यागपत्र, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, झूठा सच। झूठा और सच किस विधा की रचना है? देखो, जैसे हमने अभी त्यागपत्र देखा वैसे झूठा सच किस विधा की रचना है? हमारा निबंध विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा। तो झूठा सच जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की हमारा झूठा और सच रचना है, और साथ में त्यागपत्र भी हमारा उपन्यासी विधा की है। तो ये दोनों हमारे उपन्यास विधा के हैं, तो आप लोग दोनों ही समझ लेना एक साथ ही। ठीक है, उपन्यास विधा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं हमारा किस साहित्य की विधा है? जीवनी या फिर भेंटवार्ता, संस्मरण या नाटक। तो स्मृति की रेखाएं हमारा जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और 23 में 23 आई होप की समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ लो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर नजदीक है, एक भी क्वेश्चन में डाउट ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर, साहित्य और कला के रचनाकार हैं। साहित्य और कला के रचनाकार कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी, सुमित्रा नंदन पंत या भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो भैया साहित्य और कला के जो राइटर हैं वो कौन है? वो है भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे साहित्य और कला के जो हैं वो राइटर हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामवृक्ष वेणुपुरी, प्रेम घन या महादेव वर्मा। तो गेहूं और गुलाब वो है रामवृक्ष वेणुपुरी जी की रचना। सभी को पता होगा गेहूं और गुलाब जो है वो रामवृक्ष वेणुपुरी जी की ही रचना है, और सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25 ऑब्जेक्टिव, और 25 में 25 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हीरो हो, मतलब आप टॉपर हो। ठीक है, हीरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? रीतिकाल की आपको बताना है। श्रृंगार रस की प्रधानता भाई रीतिकाल की है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी रीतिकाल की है, काखा दोनों, ये सही है। काखा दोनों भाई ये रीतिकाल की ही विशेषताएं हैं। ठीक है, दोनों। श्रृंगार रस ज्यादा होता था रीतिकाल में, आपने बिहारी लाल जी का देखा होगा, उसमें श्रृंगार ज्यादा रस होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा भी रहता है उनके पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव या भिखारी दास। तो भाई रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद या आचार्य देव? आचार्य से तो हम नहीं बता सकते ना, आचार्य केशवदास जी हैं। ठीक है, आचार्य केशवदास जी हैं हमारी रसिक प्रिया के रचनाकार। ओके, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है?
पद्माकर हैं या मतीराम है, भूषण है, बिहारी हैं। तो ललित ललाम की जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है? ललित ललाम के हैं मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 28 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो 29 नंबर में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी, जगनीक, नरोत्तम दास, भूषण। तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है हमारे भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से रीति काल की जो प्रमुख 2 कवि कौन थे? रीति काल के प्रमुख 2 कवि बताना है। पद्माकर हैं, बिहारी हैं, का दोनों या फिर सूरदास। तो रीति काल की जो प्रमुख 2 कवि हैं वो कौन है? वो हैं हमारे पद्माकर भी हैं और बिहारी लाल भी हैं। तो हमारा का और खा दोनों सही है, पद्माकर भी हैं, बिहारी भी हैं, दोनों सही है। ठीक है। 31 नंबर है गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो जो हमारा गंगा लहरी जो है वो हमारा पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी रचना है? पद्माकर जी की। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है रामचंद्रिका की रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? 32 नंबर देखो, बिहारी, भूषण, केशवदास या हमारा मतीराम। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी हैं रामचंद्रिका के रचनाकार। 33 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्न में से प्रयोगवादी की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? प्रयोगवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें हमारा ये भी है, घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, दोनों है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका एक ऑप्शन रहेगा विकल्प का खा दोनों, विकल्प गा घा दोनों ऐसे आते हैं, तो वो वाला सही करना। वैसे ये दोनों है। ठीक है, 2 हमें बताना था, 1 बताना होता तो मैं 1 ही बताता, बट 2 बताना था। 34 नंबर अब आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ भाई। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त में जयशंकर प्रसाद जी, हरिबोध या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? साकेत महाकाव्य, तो साकेत की रचना भैया किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना किया था। ठीक है। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रामकुमार वर्मा जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसू है या यामा है या उत्यारण है या चौखे चौबदे हैं? तो रामकुमार वर्मा जी द्वारा जो हमारा रचित प्रबंध काव्य है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा कौन सा है? वो है उत्यारण। उत्यारण जो है वो राम कुमार वर्मा जी का है। ठीक है, उत्यारण रचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कुमकुम विधा किस विधा की रचना? कुमकुम जो है वो हमारा किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध या नाटक या गद्य गीतकार या गद्य काव्य? तो कुमकुम हमारा किस विधा की रचना है? तो वो है कविता संग्रह। क्या है? एक कविता संग्रह है कुमकुम। ठीक है, कुमकुम याद रखना, एक कविता संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के इन चारों में से कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, नारेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन। तो छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख कवि हैं इन चारों में से वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है, यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या हमारे मीराबाई या अशोक वाजपेयी। तो यामा के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। यामा के रचयिता हमारे हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं यामा के रचयिता। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक हमारा कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो तीसरा सप्तक जो है वो हमारा 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा सप्तक। तो ये हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 39 में 39 आप लोगों को आता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव का 4-4 ऑप्शंस बता रहा हूं। आपके माइंड में तो वैसे ही सेट हो जाता होगा यार कि यही सही है। ठीक है, 40 नंबर पे आ जाओ। 40 नंबर, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, संधि गीत, युगांत, दीप शिखा। इसमें तो पता होगा भाई महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, सभी को पता होगा।
चलो बताओ यार, हैं? निहार तो महादेव वर्मा की रचना है, सद ये दीप शिखा तो है, बट युगांत जो है वो महादेव वर्मा की रचना नहीं है। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि युगांत किसकी रचना है, अगर महादेव वर्मा की नहीं है तो किसकी है, चलो बताओ। अगला क्वेश्चन, ये हमें नहीं वाला बताना था तो वो सही है। दीप शिखा जो है वो हमारा काव्य संग्रह है, किस काव्य संग्रह है? दीप शिखा। अब भाई दीप शिखा यहाँ आया है ना, दीप शिखा किसका है? महादेव वर्मा जी का, तो यहाँ किसका होगा? महादेव वर्मा की जी का ही होगा, ठीक है, सेम ही है। तो ऐसे एक दो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अगर आपको एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है, ठीक है। 42 नंबर, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं लोकायतन के रचनाकार, ठीक है। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। 43 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इन चारों में से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है, ठीक है। देखो, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छरदा। तो महादेव वर्मा जी की, सॉरी, सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है वो कौन सी है? वो है इसमें भैया युगवाणी। कौन सी है? युगवाणी जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुरी अकेले रचनाकार है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक भाजपेयी, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह या नरेंद्र शर्मा। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो वो हमारे हैं अशोक भाजपेयी जी। कौन है? अशोक भाजपेयी, ठीक है। 45 नंबर ऑब्जेक्टिव है, द्विवेदी युग की कलावधि है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो ये 1919 से 1918 तक है, ठीक है। तो 45 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 45 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग यहाँ। देखो 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है, देखो, शोक बिकल रोही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बार हिबारा। उपयुक्त में रस है, कौन सा रस है भाई? विलाप हो रहा है, विकल, रोना, रोही मतलब रोना धोना, शोक मनाना, ये सब हमारा शांत रस में आता है कि अद्भुत रस में आता है, कि हास्य रस में आता है, कि करुण रस में आता है। अब चारों में कौन सा सही है भाई? शोक का मतलब होता है रोना धोना, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो इसलिए हमारा करुण रस सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हंसी हंसी भांजई देखी दूल्हा, दिगंबर को पाहुनी जावई, हिमाचल के उछाल में। रस कौन सा है? हंसी हंसी का मतलब क्या होता है? हंसना, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसना। तो ये सब हो जाएंगे गलत और हास्य रस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, रूपासी तेरा घन केस पास पास में अलंकार है। भाई बहुत आसान है, रूपासी तेरा घन केस पास पास, रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष कुछ भी हो, आगे रू लगा हुआ है भैया, रूपक अलंकार है, बस कोई बात नहीं, ट्रिक से समझो, रूपक है, ठीक है। बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूं, ये तो अब आपका क्लियर हो गया। देखो इसमें है कि क्या पूछ रहा है, देखो लिखा हुआ है, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने विधु के पास, पंक्ति में अलंकार है। इसमें देखो भैया, तो हमारा उदूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या उपमा है। देखो इसमें जो हमारा है वो कंपेयर तो किया नहीं गया, तो ये हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार है। ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 50 नंबर, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मण शैल पर आपति उपयोग प्रभात। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें मनो शब्द आ गया, मनु मानो जन जानो, अगर ये सब शब्द आ जाए तो वो आप आंख मूंद के लगा देना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और सबको हटा देना क्योंकि वो हमारा उत्प्रेक्षावाचक शब्द होता है। मनु मानो जन जानो, मनहु जनहु, ये सब, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके हैं और 51 नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ चुके हैं। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव पे देखो लिखा हुआ, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि, आह व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुंद बुंद दे रहा।
अब यहाँ हमें क्या बताना है? क्या बताना है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या बताना है। इसमें बच्चा पहले, ये पहला हो गया, ये तीसरे, ठीक है, चरण में मात्राएं बतानी है। क्या बतानी है? मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में पहला गिन लो, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर 11 होंगी तो दोनों 11 हो जाएंगी, 13 होंगी तो दोनों 13 हो जाएंगी, 24 होंगी तो दोनों 24, 16 होंगी तो दोनों 16। अब अभी तो चारों सही है, अब गिनते हैं, फिर देखते हैं। पहला गिनते हैं, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया इन सबको कर दो कैंसिल और 11 11 सही हो जाएगा। क्या होगा? 11 11 मात्राएं, क्योंकि पहले में 11 है तो तीसरे में ऑटोमेटिकली 11 हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर है, एक जोड़ा है, और जोड़े में तो भाई दोनों सही है। ठीक है, तो अगला देखो, ये है जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही है छत्रपति भूप शिवाजी। कौन सा कौन सा कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा रोला है, कुंडलियां है, सोरठा है, या फिर दोहा है। तो भैया पहले आप कुंडलियां और दोहा हटा दो, रोला और सोरठा में से बताना है। ये एक तो सोरठा कर दो यार, गलत बात है ना, इसको सोरठा कर दो, तो सोरठा, बट हमारा सही है रोला, रोला है ये। ठीक है, सोरठा कर दो, क्योंकि सोरठा भाई एक जरूरी है, ऑप्शन चेंज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, सुनति सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भर स्नेह जल। इसमें क्या बताना है ये भी देख लो भाई, कौन सा है? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर। दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा। देखो दूसरे और चौथे, तो दूसरा और चौथा, तो चौथा गिने या दूसरा? दूसरा ही गिन लेते हैं। देखो 1 है, 1 है, ये 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? 53 है ना, ऑब्जेक्टिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं सही है, 13। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा हुआ है आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाववाच्य होगा आओ चले, दोनों विकल्प सही है। आओ अब चला जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आओ अब चला जाए, अब काम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अध्यापक द्वारा, देखो अध्यापक द्वारा का मतलब है ये हमारा पैसिव वॉइस है, उसमें पहले ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, तो कर्म है, कर्मवाच्य है, क्या नहीं दिक्कत है, कर्मवाच्य है, सही है। 55 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। 56 नंबर, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे वाक्य के आधार पर वाक्य का भेद होगा। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयात्मक, विधानवाचक। तो भगवान तेरा भला करे, मेरी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे, तो ये डायरेक्टली इच्छावाचक है भाई, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, बस हो गया। अगला 57 नंबर, बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। ये मुस्कान के नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है ये मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, ये भैया भाव है, वाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक है, बी वाला यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है, बस ये ध्यान रखना। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लो। अब ये ना सोचो कि हमें इसका नियम पढ़ना, रूल पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, टाइम कम है। जो इंपॉर्टेंट है फटाफट रट लो, रिटना रट पाओ। ठीक है, पिताजी ही तीर्थ यात्रा पर चले गए, ये गए आपको क्या करना ये बताना क्या है। तो ये हमारा आकर्मक क्रिया एकवचन पुल्लिंग भूतिकाल है, क्योंकि वो गए। ठीक है, मतलब गए तो भूतकाल वैसे भी है, और एक लोग गए एक वचन है, और अकर्मक मतलब ये कार्य चल रहा है। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। तो ये हमारा अरे वाह क्या है? ये हमारा एक विस्मयाद बोधक है, क्योंकि ये वाला चिन्ह लगा है ना, ये वाला एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो इसलिए विस्मयाद बोधक। ठीक है, ये चिन्ह लगा हो तो वो विस्मयाद हो जाता है। गंगा यमुना का समास विग्रह है, गंगा यमुना का समास विग्रह, गंगा और यमुना, गंग यमुना, गंगा यमुना, गंगा, तो गंगा और यमुना होगा। अगर ये स्लेश हटाओ और लगा दो, माता और पिता हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा, सर और मैडम हो जाएगा। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी कर्मधारय है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है पंचवटी में। ठीक है, शताब्दी में समास विग्रह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, ये तो सभी को पता है, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह। अच्छी का तद्भव शब्द है, आंख है, कान है, भौं है, दांत है, अच्छी का आंख होगा, क्या होगा? आंख। ठीक है, अच्छी का आंख हो जाएगा।
तालाब शब्द का तत्सम रूप है, तालाब का समुद्र हो जाएगा, झील हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, तड़ाग होगा, समुद्र का तालाब का तड़ाग होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है, जितना पढ़ लो उतना कम है, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आप लोगों को तेजी से समझा दूंगा सारे क्वेश्चंस। आप लोगों के पास इतना माइंड है क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा और अब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट भी बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सौभाग्य, सुहागा या दुर्भाग्य, तो सौभाग्य होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा। ठीक है, जिसका सुहाग होता है उसका सौभाग्य होता है। बादल शब्द का पर्यायवाची है पीलांग, सस्य, तलित, चपला, अम्बुद, प्रयोद या वृष्टि, बौछार, तो ये जो होगा इसका वो अम्बुद और प्रयोद होगा। क्या होगा? अम्बुद और प्रयोद बादल का। ठीक है, 66 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 67 नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ चुके हैं। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची है? अंबर और वसन, वसन का मतलब व्यसन, व्यसन का मतलब कपड़ा, तो अंबर भी कपड़ा का ही है। ठीक है, अगला धनुष का पर्यायवाची, धनुष असीम, कोदंड, कुलिस, पवी, तो कोदंड, दंड आ गया, दंड रहता है ना डंडा उसमें, तो वो हो गया धनुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद पुल्लिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है तस्मय का, तस्य का, तौ का, तस्यो का, तो वो होगा तस्मय, तस्य का हो गया, तस्मय क्या होगा? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, क्या है? तद पुल्लिंग तो इसका बच्चों होगा तस्य। ठीक है, देख लेना, मैंने शायद तद है ना, हाँ तस्य होगा, सही है। अगला युष्माभिरूप है युष्मद का, तो वो हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 70 ऑब्जेक्टिव समझा दिया, 70 का 70 आप लोगों को समझ में आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आप करके आओगे, इससे बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।